हेलो बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने समझा था इकोलॉजी के बारे में और हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। ऐसे ही हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बोलो, इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे चार्ल्स एल्टन। इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। मैंने बताया ना आप लोगों को कि पिरामिड्स की डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। पिरामिड की डिस्कवरी का क्रेडिट हम देने वाले चार्ल्स एल्टन को, इसलिए हम इन पिरामिड्स को क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स। देखो, पिरामिड का सीधा सा मीनिंग होता है ग्राफ बनाना। हम 10th क्लास तक, 9th क्लास तक, या बोलो 11th 12th में भी हमने ग्राफ बनाए थे। और जब भी ग्राफ बनाने की बात आती है तो अपने पास कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। जैसे आप बोलो, टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हो, ईयर के साथ ग्राफ बना सकते हो, एरिया के साथ ग्राफ बना सकते हो, वॉल्यूम के साथ ग्राफ बना सकते हो। ऐसे ही बताओ, हमें यहाँ ग्राफ बनाना है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर। यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बच्चों बनाएंगे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर। और जब बात इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की आती है तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स तीन हो सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं नंबर की, बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं बायोमास की बच्चों, और ऐसे ही हम बात करेंगे एनर्जी की। अपने पास जो ग्राफ बनाने हैं वो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर बनाने हैं, और ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स अपने पास टोटल तीन है। बोलो, या तो हम नंबर के बेसिस पर ग्राफ बना सकते हैं, या हम ग्राफ बना सकते हैं बायोमास के बेसिस पर, या बच्चों हम ग्राफ बना सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। जब भी ग्राफ बनाने की बात आती है तो ग्राफ बनाने का एक नियम होता है, एक रूल होता है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम सबसे नीचे, बोलो, बेस पर रखेंगे। प्रोड्यूसर्स को हम हमेशा कहाँ रखने वाले? बच्चों, बेस पर रखेंगे। जब बात प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की आती है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कहाँ रखने वाले? मिडिल में रखने वाले। और जब बात टर्सरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स की आती है तो उनको हम टॉप पर रखेंगे। बच्चों, ये रूल्स, अगर हमें ग्राफ बनाना है नंबर का, हमें पिरामिड बनाने हैं बायोमास के, या हमें पिरामिड बनाने हैं एनर्जी के, हमेशा लागू होगा। हमें हमेशा प्रोड्यूसर को सबसे नीचे बेस पर रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिडिल में रखना है, और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है उसको टॉप पर रखना है। जब ये ऐसे रखकर इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं तो मैक्सिमम ग्राफ, जो मैक्सिमम पिरामिड्स होते हैं वो अपने पास बच्चों अपराइट होते हैं। मैक्सिमम पिरामिड्स हम कैसे याद करेंगे? अपराइट से याद करेंगे। जैसे एक तो मैं आपको साथ में क्लियर कर दूं कि अपने पास जितने भी एनर्जी के ग्राफ है ये ऑलवेज अपराइट होते हैं। एनर्जी के ग्राफ हमेशा अपराइट याद करने। एनर्जी के ग्राफ कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकते, कभी उल्टे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सीखा है 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल हमें ये बताता है कि जब भी आप लो ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल जाओगे, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर जाओगे, लो ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पर हम जब जाते हैं तो ओनली 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। इसलिए जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है उस पर एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, और हमेशा ज़्यादा रहेगी तो उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, अपने पास है नंबर के पिरामिड। देखो, हमें नंबर के 3 पिरामिड याद करने। हमें नंबर का ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड याद करना है, हमें ट्री इकोसिस्टम याद करना है, और साथ में याद करना है हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे मैंने पहले लिखा है कि हम नंबर का ग्रासलैंड इकोसिस्टम याद करेंगे, और जब नंबर का ग्रासलैंड इकोसिस्टम याद करते तो बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ग्रास है, ग्रास को खाने के लिए आज गोट है, गोट को खाने के लिए वोल्प है, और वोल्प को खाने के लिए कौन है? लोइन है। मैंने यहाँ ग्रास के 10,000 नंबर लिख रखे। इन 10,000 ग्रास को खाने के लिए यहाँ 1000 गोट के नंबर हो सकते हैं, और इन 1000 गोट को खाने के लिए यहाँ वुल्फ के नंबर 100 हो सकते हैं, और 100 वुल्फ को खाने के लिए 10 लोइन हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जैसे जैसे आप T1 से T2 की ओर, T2 से T3 और T3 से T4 की ओर जाते हो तो नंबर कॉन्टिन्यूस कम होते जाते हैं। यानी बोलेंगे कि T1 के नंबर सबसे ज़्यादा है, T2 के नंबर उससे कम है, T3 के नंबर उससे भी कम है, और T4 के नंबर सबसे कम है। यानी ऐसा ग्राफ अगर आए तो उसको हम किस नाम से जाएंगे? अपराइट के नाम से। यानी अपने पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में आपको जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल पर जाते हो तो नंबर कम होते जाते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे, नंबर, बायोमास, एनर्जी अगर कम होती जाती है तो ऐसे ग्राफ जिसमें नंबर, बायोमास और एनर्जी अगर कम होती जाती है तो ऐसा ग्राफ हम याद करेंगे अपराइट ग्राफ होता है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप
हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हो तो नंबर कम होते जाते हैं, और नंबर अगर कम होते जाते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम किस नाम से जानने वाले, अपराइट ग्राफ के नाम से। सेकंड अगर पिरामिड की बात करते हो तो सेकंड पिरामिड अपने पास ट्री इकोसिस्टम का है। जब ट्री इकोसिस्टम की बात आती है तो ट्री इकोसिस्टम में मेरे पास एक ट्री है, इस एक ट्री पर मान लो आज 10 बर्ड्स रहते, एक ट्री पर 10 बर्ड्स रहते, अगर एक बर्ड्स पर 10 एक्टोपैरासाइट, 10 एक्टोपैरासाइट है तो मेरे पास टोटल पैरासाइट हो गए एक्टोपैरासाइट 100। यानी आप बताओ क्या मैं ट्री को T1 बोल सकता हूँ, आज बर्ड्स को T2 की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे और T3 में हम एक्टोपैरासाइट को कंसिडर करेंगे। तो अपने पास T1 का केवल एक नंबर है, जैसे आप ऊपर जाते हो तो T2 के नंबर इंक्रीज हो गए और T3 के नंबर उससे भी ज़्यादा है। यानी बच्चों यहाँ बात उल्टी होगी, T1 से T2 की ओर जाते हो नंबर इंक्रीज हो गए, T2 से T3 की ओर जाते हो तो नंबर फिर इंक्रीज हो गए। यानी जैसे जैसे आप हायर ट्रॉपिक लेवल पर जा रहे हो तो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे पिरामिड को हम इन्वर्टेड ग्राफ या इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। आप देखो T1 के नंबर कम है, T2 के नंबर उससे ज़्यादा है और T3 के नंबर सबसे ज़्यादा है। अगर आप सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में नंबर, बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करोगे तो ऐसे ग्राफ इन्वर्टेड याद करने हैं। आप देखो जब आप बात करते हो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, आज मैं ट्री इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। और जब बात फॉरेस्ट इकोसिस्टम की आती है तो आपको समझना होगा कि फॉरेस्ट में तो ट्री भी रहते, श्रब भी रहते, हर्ब भी रहते। यहाँ पर्टिकुलर ट्री की बात तो नहीं हो रही, यहाँ तो श्रब की बात भी हो सकती है, यहाँ तो हर्ब की बात भी हो सकती है, और यहाँ तो छोटे पौधे ग्रास भी हो सकते हैं, यहाँ तो झाड़ियाँ भी हो सकती है, यहाँ तो बड़े बड़े ट्री भी हो सकते हैं। तीनों को एक साथ कंसिडर करेंगे, और जब तीनों को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जब तीनों को एक साथ कंसिडर किया जाता है तो वहाँ बनता है फॉरेस्ट। और जब तीनों की बात करेंगे तो तीनों के नंबर हमेशा ज़्यादा रहेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनके नंबर कम हो जाए। तो जब बात फॉरेस्ट इकोसिस्टम की आती है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप याद करेंगे कि इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड आएगा वो बच्चा अपराइट आएगा। अगर मैं बात करूं ट्री इकोसिस्टम की, दो अलग अलग बातें हैं। अगर बातें ट्री इकोसिस्टम की हो रही है तो ट्री इकोसिस्टम में आप बताओगे कि सर यहाँ ट्री इकोसिस्टम में जो बातें बताने वाले हो, जो बातें हम करने वाले, वो इन्वर्टेड ग्राफ की करेंगे। लेकिन जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तुम जाते हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बातें तुम करते हो, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो अपराइट आएगा, क्योंकि ट्री, श्रब और हर्ब इन तीनों के नंबर हमेशा क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इसमें एक बात और अपने पास है एक्वेटिक इकोसिस्टम, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आज मैं फाइटोप्लैंक्टन की बात करूँगा। इसको T1 जू प्लैंक्टन को T2, स्मॉल फिश को T3 और लार्ज फिश को T4 में कंसिडर करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो पता लगेगा कि फाइटोप्लैंक्टन के नंबर सबसे ज़्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन से कम नंबर है जू प्लैंक्टन के, यानी T2 के नंबर कम है, स्मॉल फिश के नंबर और भी कम है, यानी T3 के नंबर और भी कम है, T4 के नंबर सबसे कम है। और अगर T4 के नंबर सबसे कम है तो आप ये बोल सकते हो ना कि जैसे जैसे आप लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल जाते हो, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर जाते हो तो नंबर कम होते जाते हैं, और नंबर कम होते तो मैंने पहले ही सिखाया था कि ऐसे ग्राफ को हम अपराइट ग्राफ की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। तो अपने पास टोटल 4 हो गए। पहला आपने बताया ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट, ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपराइट। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ अपने पास एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसका ग्राफ भी हम कैसा डिसाइड करेंगे? अपराइट डिसाइड करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ लिखा होता है कि एक ट्री है, एक ट्री पर आज 500 इंसेक्ट रहते हैं, इन 500 इंसेक्ट को खाने के लिए आज 100 स्मॉल बर्ड्स है, और इन स्मॉल बर्ड्स को खाने के लिए आज 10 लार्ज बर्ड है। अलग हो गया, पहले नंबर इंक्रीज हो रहे थे, पहले नंबर इंक्रीज हो रहे थे, उसके बाद नंबर क्या हो गए? डिक्रीज। अगर आप ट्री को T1 में कंसिडर करोगे तो जैसे आप T1 से T2 जाते हो नंबर इंक्रीज हो गए, लेकिन आप T2 से कहाँ जा रहे हो? जब आप T2 से T3 की ओर जाते हो तो नंबर डिक्रीज हो गए, और T3 से जब T4 की ओर जाते हो तो भी नंबर क्या हो गए? तो अगर पर्टिकुलर तुम्हें लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई मिले कि एक प्लांट है और प्लांट पर इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाने वाले स्मॉल बर्ड्स है और स्मॉल बर्ड्स को खाने वाले लार्ज बर्ड्स है, तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि वहाँ पर T1 के नंबर कम है, अचानक से T2 के नंबर इंक्रीज हो गए, फिर T3 के नंबर डिक्रीज हो गए, और T4 के नंबर भी क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो वहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा स्पिंडल शेप। वहाँ पर जिस पिरामिड की आप बात करोगे स्पिंडल शेप। बच्चों ये थे अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स। धन्यवाद।